नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। हर एक चीज को आपको बारीकी से समझाया जाता है कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है एक नए एक्सपोर्टर्स के लिए जो वो एक्सपोर्ट कर पाए। और अगर आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है या किसी बिजनेस के अंदर हैं, तो अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं तो कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। आप हमारे साथ जुड़िए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉल कीजिए और हमसे जुड़कर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो भी राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, बाहर के साथ कैसे बात करना है, क्या पेमेंट टर्म्स होगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग, बाहर कैसे फाइंडिंग करना है, बाहर के साथ डील कैसे क्लोज करना होता है, ये सारी चीजों की जानकारी उसमें दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि नेपाल में एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया से नेपाल एक्सपोर्ट कैसे करें और बांग्लादेश एक्सपोर्ट कैसे करें। जो बॉर्डर से जो एक्सपोर्ट होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। अगर आप एक कॉपी और पेन लेके मेरी बात को नोट करेंगे तो और ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा कि कैसे आपको कंप्लीटली शिपमेंट करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, किस तरीके का प्रोसीजर रहेगा, सीएचए कैसे अपॉइंट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इसमें, थोड़ा सा ना सीएचए का थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा वीक है बॉर्डर का एक्सपोर्ट करने के लिए। बाकी तो क्योंकि जैसे सी पोर्ट्स वगैरह से जो शिपमेंट होते हैं वहां पे बहुत इजीली हमें सीएचए वगैरह मिल जाता है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीएचए मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कस्टम क्लियरेंस के लिए हम आपको पर्सन प्रोवाइड करा देंगे अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी नेपाल बॉर्डर्स के लिए कहीं से भी जो भी बॉर्डर्स है वहां पे कस्टम क्लियरेंस कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर को कम्प्लीटली हमें शुरू से समझना होगा कि किस तरीके से एक इनिशियल लेवल से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए नेपाल के लिए, और वो भी बाय बॉर्डर, जो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाएगा। आपने गाड़ी भेजी और गाड़ी को किस तरीके से क्लियरेंस वगैरह और सारा आगे का प्रोसीजर सब कुछ रहेगा, और आपको क्या इनिशियल लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप नेपाल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि नेपाल में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बिजनेस बहुत करते हैं क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, तो नियर बाई कंट्रीज में ही सबसे ज्यादा बेटर रहता है करना। साथ में जैसे जैगरी वगैरह आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई स्पाइसेस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई अदर प्रोडक्ट्स, जो भी कोई भी प्रोडक्ट जो नेपाल में जाता है या वहां से आपके पास डिमांड आई है, जैसे आपका व्हीट फ्लोर वगैरह भी होता है, अदर कमोडिटीज भी होती है, राइस भी होता है। तो अगर ये सारी चीजें आप नेपाल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आप जब कंप्लीटली वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको पता था कि भाई मुझे नेपाल में एक्सपोर्ट करना है, बट आपको प्रोसीजर के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक फर्म का नाम डिसाइड करना है जिससे आप काम करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें। एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म से भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड बनाए, एलएलपी बनाए या कोई पार्टनरशिप फर्म हो। मतलब एक्सपोर्ट के लिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म, कम बजट से स्टार्टअप करने के लिए मतलब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें और उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे आगे मतलब मुझे प्राइवेट लिमिटेड फर्म की जरूरत पड़ेगी या किसी और फर्म की, तो आप बाद में बना लें। बट इनिशियल लेवल के लिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से काम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है, अगर आप कुछ हम हमारे द्वारा रजिस्टर कराना चाहते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो 2000 रुपए में हम आपका वो करके दे देते हैं। साथ में फिर आप जब आपका जीएसटी बन जाता है तो जीएसटी के बाद आपको एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। किसी भी इंडियन बैंक्स के अंदर आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जहां पे आपको फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बेटर सर्विसेज मिल जाए। मतलब नेपाल से ही नहीं, मतलब और भी कहीं से, किसी भी कंट्री से आपका पेमेंट आता है तो उसमें आपको एक सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बैंक में आप आपका अकाउंट ओपन करा लें।
जब आप आपका अकाउंट ओपन करा लेंगे तो उस अकाउंट का कैंसिल चेक और जीएसटी की कॉपीज और आपका आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह की डिटेल्स से आप आईसी के लिए अप्लाई करेंगे। आईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज हम इंडिया से नेपाल भेजेंगे, ठीक है, या कहीं से भी कोई चीज इंपोर्ट करेंगे या कहीं भी कोई चीज हम इंडिया से भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमेशा ही हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप कुरियर से कोई चीज बाहर कंट्री से मंगाएंगे तब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई कहां से करेंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की साइट से। अगर आप अप्लाई कर पाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप हमारे द्वारा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक आरसीएमसी लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं। लाइक आप एग्रो प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं तो एपिडा आपको लेना पड़ेगा, जैगरी कर रहे हैं तो भी एपिडा लेना पड़ेगा। कोई मीट्स वगैरह, बफेलो मीट्स या कुछ अदर टाइप्स के कुछ भी प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं जो एपिडा के अंदर आते हैं, जैसे हनी हो गया, आपका एग्री राइस हो गया, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही, तो ये सारी चीजें अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे पूरा एपिडा का, अगर आप साइट पे जाकर विजिट करेंगे एग्रीकल्चर प्रमोशन प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल्स पे, तो वहां पे आपको सारा दिख जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके एपिडा के अंदर आते हैं। कोशिश करूंगा ये लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप एपिडा पे विजिट करके और वो देख पाए उनका कि भाई कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन से एचएसएन कोड के प्रोडक्ट एपिडा के अंदर आते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर बोर्ड है तो एग्रीकल्चर बोर्ड्स का मतलब आपको आरसीएमसी लेना है। स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्पाइसेस बोर्ड लेना है। टी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड का लेना है। कोकोनट के कोई आइटम कर रहे हैं, कोकोनट कर रहे हैं तो कोयर बोर्ड का आपको सर्टिफिकेट या आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। तो ये होते हैं इनिशियल लेवल के सर्टिफिकेट। अब जैसे आप जैगरी करेंगे तो जो फूड आइटम रहेगा, जो प्रोसेस फूड है, जैसे गन्ने से जैगरी बनता है तो पहले गन्ने से रस निकलता है, उसके बाद उसको जैगरी बनाया जाता है, तो वो एक प्रोसेसिंग हो गई उसकी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होने के लिए इसलिए उसमें फसई लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फसई का आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है। फसई दो तरीके का लाइसेंस होता है, एक होता है स्टेट, एक होता है सेंट्रल। तो एक्सपोर्ट के लिए हमेशा सेंट्रल लाइसेंस लेना है। जैसे आपने क्यूमिन सीड है, अब अगर आप क्यूमिन होल क्यूमिन करेंगे, क्यूमिन का पूरा दाना अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको फसई नहीं चाहिए। बट आप प्रोसेस फूड करेंगे, लाइक क्यूमिन को फिर आप पीस के पाउडर क्यूमिन का अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, जीरे का जो पाउडर है वो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, तब आपको फिर फसई चाहिए होगा। तो आपको फिर क्या कर लेना, आपकी कमोडिटी के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कि आपको क्या सर्टिफिकेशन लगेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। आप हमसे जुड़ सकते हैं, कंप्लीटली आपको गाइड करेंगे। सारा आपका एक्सपोर्ट्स कैसे होगा, सारा एंड टू एंड कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जब आपने फैसे ले लिया है और आपके रिलेटिव डॉक्यूमेंट जो भी आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वो ले लिए हैं, तो उसके बाद प्रोसीजर चालू होता है बायर से सारा बातचीत करने का, कि जैसे या तो आपके पास पहले से कोई बायर है तब आपने ये सब सर्टिफिकेशन बनाया है, या फिर आप पहले से सेटअप करना चाहते हैं, उसके बाद बायर से आप बात करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए आपने सारा कंप्लीटली सेटअप बना लिया है, अब हमें बायर से बात करना है और डील को फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो आपको बायर मिला, आपने डील फाइनलाइज कर लिए उसके साथ। डील फाइनलाइज करने में ये चीजें ध्यान रखनी है, एक तो टर्म्स और कंडीशंस पे आपको देख लेना है कि आपको जो कस्टम क्लियरेंस है वो आपको कैसे करवाना है। मतलब आपको दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस करवाना है कि इंडिया के बॉर्डर का भी और नेपाल के बॉर्डर का भी, या आपको सिर्फ आपके ही इंडिया बॉर्डर का ही कस्टम क्लियरेंस कराना है। तो आपको सबसे पहले एक सीएचए की जरूरत पड़ेगी, कस्टम हाउस एजेंट की। तो उसके लिए आपको नेट पे सर्च कर सकते हैं, या आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका कस्टम क्लियरेंस हम करवा देंगे। तो देखो, दो तरीके का इसमें, जब भी बाहर से बात करें तो उसमें पूछ लें उससे कि भाई उनको प्राइस कैसा चाहिए, मतलब उसको प्राइस जो है सिर्फ बॉर्डर तक का चाहिए, नेपाल बॉर्डर तक का, या उसकी फैक्ट्री तक का पूरा कंप्लीटली उसको कोटेशन चाहिए। तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड का जो क्लियरेंस है वो हमें ही पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट पे ड्यूटी भी, वहां का कस्टम का ड्यूटी रहेगा, वो भी हमें पे करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा क्लियर करके रखें कि भाई ड्यूटी कौन पे करेगा वहां पे इंपोर्ट की, या कस्टम क्लियरेंस दोनों साइड का हमें ही करवाना है या आप करवा लेंगे। तो ये सारी चीजें आप बाहर से डिसाइड कर ले। अब होता क्या है कि जैसे हम यहाँ से कस्टम क्लियरेंस का पर्सन आपको प्रोवाइड करा देंगे, कस्टम क्लियरेंस आपको पहले कराना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपकी फैक्ट्री से जितना भी आपका मटेरियल है वो डिस्पैच करना है बाई ट्रक।
बाई ट्रक आपने जिस भी बॉर्डर पे आपको कस्टम क्लियरेंस कराना है, जैसे सोनाली बॉर्डर हो गया या अलग अलग नेपाल के बहुत सारे मतलब बॉर्डर्स हैं जहां से हमारे रक्सौल हो गया, तो यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट होते हैं नेपाल जाने के लिए। तो आप बाहर से पूछ लें उसको पहले कौन से बॉर्डर से शिपमेंट चाहिए, तो वो आपको बता देगा भाई मुझे इस बॉर्डर से चाहिए। ठीक है, फिर प्राइस वगैरह आप टर्म्स वगैरह डिसाइड कर लो। पेमेंट जो भी है आपने जैसे एडवांस लिया है या एलसी लिया है तो वो सारा आप पहले देख लो। उसके बाद अब जब शिपमेंट का नंबर आएगा तो सीएचए का नंबर आता है कि भाई अब हमें कस्टम क्लियरेंस कराना है। तो आप क्या करेंगे, जब सब कुछ डिसाइड हो गया उसके बाद आप मटेरियल को डिस्पैच करेंगे। ठीक है, डिस्पैच करने के बाद जो कस्टम क्लियरेंस वाला बंदा रहेगा उसको पहले ही आपको कांटेक्ट रखना है, उससे पहले ही कोटेशन ले लेना है। और बाहर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइड का आपको समझ लेना है कि भाई मुझे कस्टम क्लियरेंस इंडिया बॉर्डर का ही कराना है या नेपाल बॉर्डर पे भी कराना है, और फिर आपको पहुंचाना है। तो वो बाहर आपको बता देगा कि भाई कैसे करना है। मोस्टली मेरे हिसाब से जो काम बेटर रहता है वो सिर्फ इंडियन बॉर्डर तक का कस्टम क्लियरेंस आप कराएं और उसके यहाँ का वो कस्टम क्लियरेंस कराए, और कस्टम की जो ड्यूटी रहे इंपोर्ट ड्यूटी वो भी आपका जो नेपाल में जो बाहर है वो आपका पे करे, नेपाल या बांग्लादेश में। ठीक है, तो दोनों साइड के लिए सेम ही प्रोसीजर है अगर बाई रोड हम कोई शिपमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बायर से आप ये बात करके रखें सबसे पहले तो कि भाई कैसे कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है। अगर आपको बायर बोल देता है कि भाई मेरे को तो मेरी फैक्ट्री तक चाहिए, आप दोनों साइड का आप अरेंज कर लो, तो फिर क्या होगा, दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस का आपको चार्जेस ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपको बायर को दे देने हैं सारे प्राइस कोटेशन। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी बॉर्डर से बायर ने शिपमेंट के लिए आपको बोला है उस बॉर्डर पे आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एडी कोड मतलब होता है ऑथोराइज डीलरशिप कोड। वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको आपके बैंक से मिलेगा। आप सिंपली अपने बैंक में जाइए और उनको बोलिए मुझे एडी कोड चाहिए, तो वो एडी कोड का आपके उनके लेटर हेड पे आपको सील और साइन और सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, और आपका एक एडी कोड नंबर उस पर लिखा होगा। वो एडी कोड आपको सीएचए को देना पड़ता है वो लेटर, और सीएचए उसके लिए 3000 5000 सब अलग अलग चार्ज करते हैं, और फिर आपका उस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे नेपाल बॉर्डर में एक बॉर्डर से आपने सनौली बॉर्डर किया तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आप मुंद्रा सी पोर्ट से करना चाह रहे हैं तो वहां भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिल्ली कराना चाह रहे हैं तो दिल्ली में करना पड़ेगा। मुंबई में अगर आप करेंगे शिपमेंट तो वहां से कराना पड़ेगा। इसलिए हर बॉर्डर पे रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। तो मोस्टली लोग जब एक बार एक बॉर्डर से काम करते हैं तो वहां से उनका काम हो जाता है। तो आपको वहां पे फिर पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले सीएचओ को फीस पे करना पड़ेगा, फिर वो आपका पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर आप मटेरियल को डिस्पैच करेंगे। फिर आपका जो मटेरियल वहां पहुंचेगा तो आपका सीएचए आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं सारे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप ऑनलाइन डीजीएफटी की साइट से या फीओ की साइट वगैरह से आप निकाल सकते हैं आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, या आपका सीएचए भी अरेंज करा सकता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चाहिए होगा। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आप बनाएंगे, जो भी आपने जो परफॉर्मा है आपका, अगर नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। तो उसके अंदर आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, टर्म्स कंडीशन सब उसमें रखना है। तो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपका जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका जाएगा, एडी कोड आपका जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी आपकी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके सीएचओ को देने हैं। और ट्रक की बिल्टी वगैरह, जो ट्रक जाएगा जिससे आपका मटेरियल जाएगा उसका बिल्टी और ईवे बिल वगैरह, ये सारे मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको देने हैं। तो आपका जो सीएचए क्या करेगा, इन सब डॉक्यूमेंट के बिहाफ के आपका इंडिया के बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस करा देगा। और अगर आपके बाहर से दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस आपको ही कराना है तो दूसरी साइड के बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस करा देगा। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद वो ट्रक ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा बाहर के यहाँ, वो अनलोड होके वापस उसके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके बिहाफ पे वो वापस इंडिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीटली प्रोसीजर होता है। अब देखो इसमें दो तरीके का पार्ट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस किया। अब आप जब दोनों साइड का कस्टम क्लियरेंस करते हैं, कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं दोनों साइड पे, तो जो कस्टम ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है नेपाल के अंदर, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो और अगर बायर वहां पे कस्टम क्लियरेंस करा लेता है तो बायर को कस्टम ड्यूटी पे करेगा, और आपको सिर्फ आपके पोर्ट तक की या जो भी बॉर्डर तक आप शिपमेंट कर रहे हैं वहां तक की आपको पोस्ट ऐड करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके कई सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी देखो मेरा ये मानना है कि हम कई चीजें देख के नहीं, कई बार हमें पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको कंप्लीटली गाइड मिलेगी कि भाई आपको कैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना है। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपका एनरोल करा सकते हैं। हर 7 डेज में हमारा ऑनलाइन बैच लगता है, उसके हिसाब से आपका बैच शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपको और भी किसी भी कंट्रीज के में एक्सपोर्ट कैसे किया जाएगा उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि इस कंट्रीज के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाइए, तो हम उस आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे
स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।